जोहार झारखंड। आज 25 जून 2020। आज का दिन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राजनीतिक दृष्टि से आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी 45 साल पहले। और खेल जगत में आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 25 जून तो 1983 तो भारतीय क्रिकेट टीम में जो विजय प्राप्त किया, कपिल देव के नेतृत्व में भारत प्रथम बार विश्व कप विजेता बना। आज का दिन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है आयुष मंत्रालय कोरोना के लिए दवा भी बनाने का ट्रायल शुरू कर दिया है। और आज हम जो है आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहते हैं जो करंट अफेयर के लिए है। वह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वर्षा ऋतु में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू को उठाने पर रोक लगा रखी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए एक निर्देश जारी किया है कि ट्रैक्टर द्वारा ही बालू तो उठाव हो, डंपर द्वारा उठाव नहीं हो। आज कल जो था बुधवार था और भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कैबिनेट की मीटिंग भी बुधवार तो होता है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें पहला निर्णय लिया गया कि सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में लाने का फैसला लिया गया। सहकारी बैंकों का प्रबंधन का जिम्मा रजिस्ट्रार के पास ही रहेगा। अब इन बैंकों में सीईओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। इससे यह फायदा होगा कि सहकारी बैंकों का जो घोटाला सामने में पिछले साल आया था उस पर थोड़ा कंट्रोल होगा और आरबीआई का गाइडलाइन था उस पर उनको मानना होगा। दूसरा जो निर्णय इम्पोर्टेंट लिया गया कैबिनेट में वह है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी तो मंजूरी दी गई। कुछ ग्रह संबंधित खोज मिशनों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकेगा। यानी हम देख सकते हैं कि अब अंतरिक्ष में भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर मिशन को अंजाम देंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आया जो कैबिनेट मीटिंग से वह है मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपये तक लोन तो शिशु लोन कहते हैं। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि शिशु लोन वालों तो ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। यह सुविधा उन्हें 1 जून 2020 से लागू होगी और 31 मई 2023 तक जारी रहेगी। मुद्रा लोन स्कीम के तहत 18 से 20 करोड़ लोगों को लाभ लोन मिलता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक प्रोग्राम है। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है जो करंट अफेयर जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है, जनरल स्टडीज़ के लिए है, वह है तैयारी है। अब हम आप तो जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि शेयर ऑफ हाइड्रो पावर परसेंटेज इन टोटल। किस तरह से जो जल विद्युत जो है हमारे देश में बढ़ा। सबसे पहले देखिए 1962-63 में मात्र 1% से भी कम था, जो 77-74 में जो है 43% हुआ और 84-85 में 34%, 96-97 में 17% और 2016-17 में ये 14% है। अब दूसरा जो आप देखते होंगे एनपीए के बारे में नाम सुनते होंगे। बैंकिंग क्षेत्र का ये टर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की रिकवरी के लिए सरकार तथा आरबीआई द्वारा नीतिगत तथा वैधानिक उपाय निम्न किए गए। स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत यह सुझाव दिया गया कि ऋण के भुगतान के संबंध में दोषी कंपनी को अपने इक्विटी शेयर को उधार देने वाले बैंक को हस्तांतरित कर देना चाहिए। दूसरा है इंद्रधनुष प्लान जो अगस्त 2015 में शुरू किया गया। इसमें बैंकों से जुड़े 7 क्षेत्रों को सुधार किया जाता है। तीसरा है सरफेसी अधिनियम 2002 सेक्युरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस सरफेसी का फुल फॉर्म है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी वर्तमान में देश भर में 39 डीआरटी, 5 अपीलीय डीआरटी जो इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थापित
हैं। पाँचवा जो है पहल है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ARC। छठा है प्रोविजनिंग एंड बेसल 3 मानक का पालन करना। सातवां है स्वेच्छा से ऋण भुगतान न करने वालों तो विलफुल डिफ़ॉल्टर पर नकेल कसने के लिए सेबी व्यवस्था। आठवां है बैड बैंक का विचार। नौवां है प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली संबंधी कानून और विविध प्रावधान संशोधन विधेयक 2016। इसके तहत 4 कानूनों को संशोधित किया गया है। पहला है सरफेसी एक्ट 2002, दूसरा है रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 और इंडियन स्टाम्प एक्ट 1999 और डिपोजिटरी एक्ट 1996। सुतई की पहाड़ रेंज। सुतई जो है हमारा एक लड़ाकू विमान है जिसका पहाड़ रेंज है 400 से 550 किलोमीटर, जबकि राफेल की रेंज जो है जो आने वाला हमारा भविष्य का जो हमारा ये है लड़ाकू है जो है वह 780 से 1055 किलोमीटर है। इससे पता चलता है राफेल क्यों ज़रूरी है देश के सैन्य व्यवस्था में मजबूती लाने के लिए। अब हम देखते हैं भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है 1544 क्यूबिक मीटर है। यदि जल की उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे आ जाए तो जल संकट माना जाता है और जल राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सरकार तो पानी बचाने के लिए 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और यूज़ तो फार्मूला अपनाना होगा। अब हम तो आप तो आर्टिली जो है वन लाइनर जो है जीते का पॉइंट है वो आप तो हम तो बताना चाहेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, अभी आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में आता है। तो जॉन मैकार्थी जो थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक थे। 4 नवंबर 2008 को गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हुआ। वैदिक काल जो है 1500-500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संगम काल 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 300 BC से 600 AD तक माना जाता है। देश में 2 बार चक्रवर्ती राजा हुए। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक और ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त। हिंदुस्तान शब्द पहले पहल 3री सदी में ईरान के सासानी शास्त्रों के अभिलेख में मिलता है। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृतिक देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रेंका का काम करती थी। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी और उसके बाद राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग होने लगा। 1776 में मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। विलियम जोस ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विलिंग्टन ने किया। भारतीय विधा के अध्ययन के लिए जर्मनी के F.M. मुलर 1823-1902 के संपादत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में किया गया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखी गई। वंडर दैट वाज इंडिया 1951 में A.L. बासम के द्वारा लिखी गई। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में D.D. तोसम्बी के द्वारा भारत का इतिहास लिखा गया। द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया एंड हिस्टोरिकल आउटलाइन D.D. तोसम्बी द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं, जिस विज्ञान के आधार पर पुरानी टीलों तक क्रमित स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। कार्बन 14 का आधा जीवन जो है 5568 वर्ष का होता है। सिक्कों के अध्ययन तो मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन तो पुरालेखशास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख एवं पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन तो पुरालिपि शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं।
अभिलेख लिपि, प्राकृतिक लिपि भाषा जो थी ईसा पूर्व 3री सदी, और संस्कृत 2री AD से 5 AD तक, और प्रादेशिक भाषा 9 से 10 AD तक। ऋग्वेद तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जा सकते हैं। अर्थोवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आर्यनत्यों और उपनिषदों तो 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाएगा। वेदांत शिक्षा, उच्चारण और विधि, तल्प, धर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण है, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों तो धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यदों का विधि विधान शोध सूत्रों में दिए गए हैं। इन्हीं से में राज्याभिषेक के तय आवंटनपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित है। जात धर्म, जन्माष्टमी, नामांतरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्र में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 तो आसपास हैं। शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के नापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। तो शूल्ब सूत्र से ही हम लोग ज्यामिति और गणित का अध्ययन तो ओरिजिनेट मान सकते हैं। गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। इनमें से कई जन्मों उन्होंने पशु के जीवन पाए थे। पूर्व जन्म की ये तथा जातक कहलाती है और प्रत्येक तथा एक प्रकार की लोक तथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईसा सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगरों में इनके अंतिम रूप संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। टोटल के अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ हैं। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त हैं, जिनमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। संदम साहित्य पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटकों अर्थात संतलों में विभक्त हैं। इन तृतीयों का संतलन ईसा के आरंभिक 4 सदियों में हुआ है। लोटित टोटिते हैं प्रसिद्ध साहित्य दर्शन है। इनकी तुलना होमर युद्ध के वीर धाता काव्य से की जा सकती है, क्योंकि इनमें भी युद्ध और योद्धाओं के वीर युद्ध का चित्रण है। संदम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की 1ली और 2री सदी के दानपत्र में भी आए हैं। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संदम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंडोट्रोटस के नाम का उल्लेख किया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। फाहियान ईसा के 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था और हुआन सान 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है, तो ह्यून सान ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी है। पुराण में 4 युद्ध त्रेता, द्वापर और कली बताए गए हैं। हर युद्ध अपने पिछले युद्ध से घटिया बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि वंश और काम बदलने से अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म होता है। विक्रम संवत का आरंभ 57 से 58 ईसा पूर्व में हुआ। सत संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत 319 ईसा में। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने ईसा की 7वीं सदी में की थी।
12वीं सदी में तलहन ने राज तरंदनी में कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह किया। यह पहले कृति है जिसमें आप अर्थ में इतिहास तो बहुत कुछ लक्षण विद्यमान हैं। प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध उत्तरी ताला पालिशदार मृदभांड नॉर्थ ब्लेड पॉलिश पेयर पुरातत्व के साथ जोड़ना होगा। तीसरी सहस्राब्दी में ईसा पूर्व संस्कृत में लेखन की शुरुआत हुई। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में बौद्ध धर्म लिखावट शुरू हुआ। पहली शताब्दी ईसा पूर्व जो है तलिंद थारबेल का हाथी गुफा अभिलेख है। 11वीं से 12वीं शताब्दी बिलहन तीर्थ वितरामबंद चरित है। 12वीं शताब्दी में संध्या का नंदी तीर्थ रामचरित। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसम अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफल हुआ। लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बना। भारतीय उपमहादेश ततुल क्षेत्र पर 4,02,500 वर्ग किलोमीटर है। यह उपमहादेश 5 देशों में बटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है, जहाँ उस समय गेहूँ, जौ आदि प्रमुख फसलें होती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून में होती है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। ईसा पूर्व 6वीं सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी। प्राचीन काल में मुंगेर जिले के थरतपुर पहाड़ियों में चांदी की थाने मौजूद थी। कावेरी घाटी दक्षिण में बेंदई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम में तटीय प्रदेश में आजकल केरल राज्य है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश भीतरी प्रदेश था और इसलिए मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी सत्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार और जमाने के लिए ईसा की पहली और दूसरी सदियों में सतों और सातवाहनों ने लड़ाई लड़ी और 18वीं सदी में मराठों और राजपूतों ने भी ऐसी लड़ाई लड़ी। तांबे के समृद्ध स्थान झारखंड के पठार में विशेषतर सिंहभूम जिले में पाई जाती है। तांबा उपभोग में लाई गई पहली धातु थी। बिहार में मिली पाल तृतीयकालीन ताश प्रतिमाओं के लिए टीन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था, क्योंकि हजारीबाग में पिछली सदी में मध्यकाल तक टीन के अयस्क दलाने का काम होता था। हमारे देश में सबसे पहले ते सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहते थे मुख्यतः चांदी के थे। बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। स्वर्ण तन नदी धाराओं में बने जमाओं तो प्लेसर्स कहते हैं। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास से कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल से मिलता है। तोलार दक्षिण कर्नाटक के दंतवंशियों की प्राचीनतम राजधानी माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व खतरी में तांबे का क्षेत्र का प्राचीनतम तिथि है। अंग्रेजी शब्द इथोलॉजी परिस्थिति 1869 में गढ़ी गई। प्राग ऐतिहासिक काल में पाटलिपुत्र से उत्तर गंगा तट पर स्थित चिरांद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह वास्तव में गंगा और घाघरा के संगम पर अवस्थित थे। महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त वनस्पति और पशुओं के अवशेषों से 1000 ईसा पूर्व में अत्यंत शुष्क अवस्था में शुरुआत के संकेत मिलते हैं। गौतम बुद्ध प्रतिवर्ष वर्षा काल में 4 माह के लिए उपदेश देना और पर्यटन करने का कार्यक्रम असदित करते किसी स्थान पर वर्षावास करते थे। वे वर्षावास के लिए राजगिरी, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों में ठहर जाते थे। उन्होंने श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए। तो आज का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दें।